welcome to the course Engineering Management. We are discussing project management और इससे फर्स्ट वीक में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेसिक्स को देखा था, प्रोजेक्ट को देखा था कि प्रोजेक्ट क्या होता है, कि वन टाइम एक्टिविटी को प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट के जो नॉलेज एरियाज़ हैं 9 नॉलेज एरियाज़ वो हमने डिस्कस किए थे। और अब हम फर्दर प्रोजेक्ट की जो डेप्थ, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो लिटरेचर है उसकी डेप्थ में जाएंगे। उसमें प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। अच्छा जी, अब इसमें प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट knowledge area includes the processes and activities need to identify, define, combine, unify and coordinate the various processes and project management activities within the project management process groups। ठीक है, यानी इसका काम है इंटीग्रेट करना चीज़ों को। ठीक है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ऑब्वियसली जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेसफुली मीटिंग कस्टमर एंड स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, इसमें एक टर्म मैंने पढ़ी थी MBA में, एक होता है मार्केटिंग, एक होता है सेलिंग। सेलिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ बना ली, अब आपने उसको बेचना है। ठीक है, आपने जो है वो एक चूरन बना लिया, ना हून बेचो ना बेचो है। मार्केटिंग जो चीज़ है, मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप कस्टमर की पहले नीड देखो, उसको ज़रूरत क्या है, उसके मुताबिक आप टेलर मेड करो अपने प्रोडक्ट को। वर्ड मैंने यूज़ किया टेलर मेड। इसमें फ़र्क है, देखें सेलिंग और मार्केटिंग में ये डिफरेंस होता है। सेलिंग मीन्स आपने एक चीज़ बना ली और अब आपने उसको बेचना है, और जबकि जो आपकी मार्केटिंग है, मार्केटिंग का मतलब ये है कि पहले आपने कस्टमर की नीड को देखा। ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए मेरे, उसके मुताबिक आपने प्रोडक्ट बनाया। देखें इसमें ये रिवर्स हैं एक दूसरे के। सेलिंग में पहले प्रोडक्ट बनाया और उसको बेचना, और मार्केटिंग में पहले प्रोडक्ट की को देखना कि कौन सा चाहिए, फिर उसके मुताबिक अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना। इनमें डिफरेंस है। अच्छा, इसमें देखें, इसमें वो पार्ट है सक्सेसफुली मीटिंग कस्टमर एंड स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स और मैनेजिंग दी एक्सपेक्टेशंस। कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके कस्टमर्स की, आपके क्लाइंट्स की, वो उनको मैनेज करना, आप उसको मीट करें, बल्कि मीट ना करें, एक्सीड करें। मैंने आपको ये स्टैंडर्ड टर्म्स बताएं, ये कॉर्पोरेट में यूज़ होते हैं, मीट एंड एक्सीड। ठीक है, मीट करना मीन्स आप उसको मीट कर गए, एक्सीड का मतलब ये है कि यू डिलीवर्ड मोर दैन दी एक्सपेक्टेशन। ओके, अच्छा, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट प्रोसेस इसमें क्या है, फिर इसमें जनाब आपके इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में आपका स्कोप आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये हमने सारे जो लास्ट लेक्चर में हमने किए थे। फिर HR मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट करेंगे। प्रोक्योरमेंट, ये आपको एक अजीब सा नाम, प्रोक्योरमेंट, इसका मतलब ये होता है परचेज़। जो आप इक्विपमेंट परचेज़ करते हैं उसको हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं, एक जो कॉर्पोरेट की लैंग्वेज है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट प्रोसेसेस में क्या आता है, डेवलप दी प्रोजेक्ट चार्टर, यानी एक चार्टर बनाना। जैसे आपका जो है एक क्या कहते हैं इसको, दस्तूर बनाना। ठीक है, कि हमने क्या करना है, हमारे उसके आगे हम देखते हैं कि चार्टर में क्या क्या चीज़ होती हैं। फिर डेवलप दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, पूरा प्लान बनाना। फिर डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, यानी अब एग्जीक्यूशन की तरफ आप चले गए। डायरेक्ट मीन्स उसको लीड करना, एंड मैनेज दी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। फिर मॉनिटर एंड कंट्रोल दी प्रोजेक्ट वर्क, मॉनिटरिंग करना और कंट्रोल करना अगर उसमें डिविएशंस आ जाएँ, अपने जो आपने गोल सेट किए थे और उससे उसमें डिविएशंस आ रही हैं। और फिर उसके बाद आता है परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। ये भी आगे हम देखेंगे कि ये इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल है कि अगर उसमें कोई चेंजेस करनी है आपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपने किस तरह से उसको लेके चलना है। और फाइनली क्या है कि प्रोजेक्ट को क्लोज करना, क्लोज द प्रोजेक्ट और फेज़। अच्छा जी, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें क्या होता है, डेवलप दी प्रोजेक्ट चार्टर, working with stakeholders to create the document that formally authorizes a project or a phase and documenting initial requirements that satisfy stakeholders needs and expectations, the charter। ठीक है, वर्किंग विद द स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर क्या हैं कि नॉर्मली इसमें ये इसको क्लाइंट्स और कस्टमर्स की साइड पे ले रहा है। एनी पर्सन विच इज़ अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉर्मली अ स्टेक होल्डर। ओके, वर्किंग विद द स्टेक होल्डर्स, जिनका इंटरेस्ट है आपके प्रोजेक्ट में, टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट दैट फॉर्मली ऑथराइजेज अ प्रोजेक्ट और अ फेज एंड डॉक्यूमेंटिंग इनिशियल रिक्वायरमेंट्स दैट सेटिस्फाई स्टेक होल्डर्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, इसको चार्टर बोलते हैं। आगे एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। डेवलप द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, the process of documenting the actions necessary to define, prepare, integrate and coordinate all subsidiary plans।
अच्छा जी, डायरेक्ट एंड मैनेज द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग वर्क डिफाइंड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान टू अचीव प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ये उसमें डायरेक्ट करने में आ रहा है कि आप उसको डायरेक्ट करें, उसको लीड करें, उसको मैनेज करें। अच्छा जी, monitor and control the project work, the process of tracking, reviewing and regulating the process, ठीक है, to meet the performance objectives defined in the project management plan। देखें ट्रैकिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग, ट्रैक करना, जैसे आप कंट्रोल सिस्टम में सेट पॉइंट को ट्रैक करते हैं, यानी सेट पॉइंट को मीट करते हैं, तो उसको ट्रैक करना कि प्रोजेक्ट किस किस लेवल पे हमारा प्रोजेक्ट है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी उसको उसकी प्रोग्रेस को चेक करना, ठीक है, रिव्यू करना, रिव्यूइंग एंड रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग ऐसे जैसे आपने पढ़ा हुआ रेगुलेटर जो होता है वो रेगुलेट करता है, यानी 7805 एक रेगुलेटर है, वो 5 वोल्ट उसने जनरेट करने हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे उसको आपने मीट करना है और रेगुलेशन इसकी करनी मींस आपको इसमें अगर कोई करेक्टिव एक्शन लेना है तो आप लेंगे, ताकि जो आपकी प्रोग्रेस है वो प्रोजेक्ट की ठीक होनी चाहिए। द प्रोग्रेस टू मीट द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग ऑल चेंज रिक्वेस्ट, अप्रूविंग चेंजेस एंड मैनेजिंग चेंजेस टू द डिलीवरेबल्स, यानी अगर आपने उसमें चेंजेस वगैरह करनी है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है जिसको इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, एसेट्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। फिर आ गया था क्लोज प्रोजेक्ट और अ फेज, द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग ऑल द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज अक्रॉस ऑल द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, ग्रुप्स टू फॉर्मली क्लोज द प्रोजेक्ट और अ फेज। अच्छा जी, अब आगे देखें, डेवलप दी प्रोजेक्ट चार्टर इनपुट्स, यानी प्रोजेक्ट चार्टर की जो इनपुट्स हैं उसकी इनपुट्स क्या होती हैं। प्रोजेक्ट चार्टर पे हम आ गए, अब हम प्रोजेक्ट चार्टर बनाने लगे, उसकी इनपुट्स क्या होंगी। अच्छा जी, बिजनेस केस, द बिजनेस केस और सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट टू डिटरमिन वेदर और नॉट द प्रोजेक्ट इज़ वर्थ द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो कि आपको बताता है कि ये करना चाहिए, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, आप यूँ समझ लें। टिपिकली द बिजनेस नीड एंड द कॉस्ट, ठीक है, एंड द बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस हम करेंगे, जिसमें हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, CB एनालिसिस, जिसमें हम क्या करते हैं कि पहले उसकी कॉस्ट देखते हैं कि आज के वक्त में कितनी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन है, यानी 10 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, और फ्यूचर में इसके क्या बेनिफिट्स हैं, 1 साल बाद क्या बेनिफिट है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल, फिर उसको हम डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो इसको बोलते हैं, जो कि इंजीनियरिंग इकोनॉमी अगर आपने पढ़ी है उसमें ये हम एक्टिविटी हमने किया हुआ है काम, कि जिसमें हम फ्यूचर की जो बेनिफिट्स हैं उसको आज की डेट में उसको डिस्काउंट करते हैं, यानी अगर 1 साल बाद है तो वो वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + R, जो उसका R जो आपका IRR होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा, और अगर 2 साल बाद है तो दैट वैल्यू बेनिफिट ओवर 1 + R की पावर स्क्वायर, ठीक है, इसे कंपाउंड होता है ये, ठीक है, ये हम करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल भी आगे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि फिर NPV निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू के कॉस्ट माइनस बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होंगे, फ्यूचर की कैश फ्लोज, डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लोज, इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी बोलते हैं, कि फ्यूचर की वैल्यू इसको डिस्काउंट किया हुआ है माइनस आज की कॉस्ट, तो अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो फिर ठीक है, इट्स एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट, इसमें इन्वेस्ट करो। अगर वो नेगेटिव है तो देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, मीन्स कि इस पे इसका बेनिफिट जो होगा फ्यूचर में वो कम है, भाई खर्चा आपका ज़्यादा हो रहा है इसके ऊपर। तो अच्छा, टिपिकली the business need and the cost benefit analysis are contained in the business case to justify the project। अच्छा, जस्टिफिकेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी जब नया भी प्रोजेक्ट करना होता था PPL के अंदर, तो हम क्या करते थे, उसकी जस्टिफिकेशन बनाते थे, उसकी एक आर्गूमेंट बनाते थे कि वाई वी नीड दिस, हमें ये क्यों चाहिए, हमें इससे क्या बेनिफिट होगा और इसके ना होने की वजह से हमें क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो द रिक्वेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और द कस्टमर इन केस ऑफ एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स में राइट द बिजनेस केस इज़ क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। मार्केट की डिमांड रिक्वेस्ट, यानी मार्केट की डिमांड आ रही है तो हमें इसकी ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नीड है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गई है, या कोई लीगल रिक्वायरमेंट आ गई है, या कोई इकोलॉजिकल, कोई इन्वायरमेंटल कोई इम्पैक्ट हो रहा है जिसकी वजह से आपको वो लगाना है, ठीक है, यूनिट, ये प्रोजेक्ट आपको शुरू करना है, ठीक है। तो ये इसकी इनपुट्स में आएंगी चीज़ें प्रोजेक्ट चार्टर की। अच्छा, इसमें फिर आता है प्रोजेक्ट का स्टेटमेंट ऑफ वर्क, SOW,
इट इज़ अ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस टू बी सप्लाइड बाय द प्रोजेक्ट, ठीक है। नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस टू बी सप्लाइड बाय, यानी इस प्रोजेक्ट की आउटकम क्या होगी, इस प्रोजेक्ट को आपने लगा दिया, इससे फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, क्या प्रोडक्ट होगा आपके पास। फॉर इंटरनल प्रोजेक्ट्स द प्रोजेक्ट इनिशिएटर और स्पॉन्सर प्रोवाइड्स द स्टेटमेंट ऑफ वर्क बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड्स, प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट्स। फॉर एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स द स्टेटमेंट ऑफ वर्क कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एज पार्ट ऑफ द बिड डॉक्यूमेंट, जिसको आप RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP कहते हैं, यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। यानी आप उसमें जो है वो अखबारात में ऐड देते हैं कि जी हमें जो है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर बिड है एज़ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी आप उसमें अपनी जो है वो बता देते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, उसकी जो डिटेल्स है वो आपको क्लाइंट आपका जो कस्टमर है वो आपको बता रहा होता है। जैसे द स्टेटमेंट ऑफ वर्क कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एज पार्ट ऑफ द बिड डॉक्यूमेंट, के कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। डिस्क्राइब्स द कस्टमर स्पॉन्सर नीड्स, ठीक है, product scope and how the project fits into the strategic plan। strategic क्या, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक हैं, जिसमें आपके जो है विजन आता है, मिशन आता है, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट गोल्स आते हैं, कॉर्पोरेट गोल्स के बाद फिर आपकी जो है वो ऑपरेशनल गोल्स, टेक्टिकल गोल्स है, टेक्टिकल गोल्स के बाद आपके ऑपरेशनल गोल्स आते हैं। ये पूरा हायरार्की है, ये आगे अभी हम देखेंगे, हमें टाइम मिला तो। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट, डेवलप दी प्रोजेक्ट चार्टर इनपुट्स, इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने एप्लीकेबल है। कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द कस्टमर्स, a contract from the customer's acquiring organization is an input if the project is being done for an external customer. A contract is an input to this process if the project is being done for an external customer. Okay. अच्छा जी, अब इसमें देखें ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स के, ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स होते हैं, ठीक है, इसमें एसेट फिजिकल भी होते हैं, नॉलेज एसेट्स भी होते हैं। जैसे आपका कोई बहुत ही पुराना एम्प्लॉई है, ठीक है, ही इज़ एन एसेट टू फॉर यू। अगर कोई बहुत पुराना आपका एम्प्लॉय है, 30-40 साल उसकी सर्विस है, उसने बहुत कुछ देखा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो एसेट है आपका। उसके जो माइंड में चीज़ें हैं ना आपके ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक एसेट है। ये मतलब आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है, वो आपके लिए लाइबिलिटी नहीं है, ही इज़ एन एसेट, ही हैज़ द नॉलेज, ही पोजेसेस द नॉलेज, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एसेट्स रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज, गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स, प्लान्स, अप्रोचेज और स्टैंडर्ड्स फॉर कंडक्टिंग वर्क इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट वर्क। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स आल्सो इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन, ये देखें, इंफॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लर्नड ऑन प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, कि पहले भी तो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट लगाए थे, उसमें जो मिस्टेक्स हुई, जो ब्लंडर्स हुए, जो इश्यूज हुए, उनका भी रिकॉर्ड रखना, तो वो आपका प्रोसेस एसेट बन जाएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग हाउ टू स्टोर एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड लेसन्स लर्न, नॉलेज बेस एंड टेम्पलेट्स एक्सेट्रा। अच्छा, यानी हिस्ट्री यानी हिस्ट्री होना, किसी चीज़ की हिस्ट्री होना, वो बड़ा आपके लिए एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है कि पास्ट में ये चीज़ क्या थी, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, एक्सपर्ट जजमेंट, the concept behind expert judgment is to rely on individuals or group of people who have trained, specialized knowledge or skills in the areas you are assessing and is available from various sources. यानी जो ह्यूमन नॉलेज, आप उसको कह लें कि ह्यूमन नॉलेज जो अपनी जजमेंट देते हैं आपको, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, स्किल्स की बेस पे, अपने एक्सपर्ट नॉलेज के बेस पे। तो अदर यूनिट्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यूनिट्स हैं, कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है, जैसे वापडा के एम्प्लॉय रिटायर हो गए, कंसल्टेंट बने होते हैं फिर, स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स एंड स्पॉन्सर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ना, इसमें स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स एंड स्पॉन्सर्स, ठीक है। तो स्टेक होल्डर की डेफिनेशन यहाँ से भी आपको एनी पर्सन विच इज़ अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज़ इट्स स्टेक होल्डर, ओके। Professional and technical associations, industry groups, subject matter experts or project management office. Such judgment and expertise is applied to any technical and management details during this process. अच्छा जी, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये आपके कोर्स की भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आई वुड से इट्स ग्रेट लर्निंग। अभी हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मैंने कोर्स पढ़ा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नाम से MBA के अंदर ना, तो ये उसका जिसे कहते हैं दिस इज़ दी हार्ट, आप कह लें, तो और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी हम फोकस्ड रहेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड प्रोजेक्टिंग द नीड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी फ्यूचर को एंटिसिपेट करना
और उसके मुताबिक अपने गोल सेटिंग करना फ्यूचर को देखते हुए। यानी आज से आप समझ लें कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद दुनिया के, अब आप अभी देख लें कि जैसी दुनिया आज है, आज से 10 साल बैक जाएं तो ऐसी नहीं थी, ठीक है ना। अभी दुनिया कोरोना की वजह से बड़ी चेंज हो गई है। तो इसी तरीके से पिछले 10 सालों में जो उससे पिछले 10 साल थे तो दुनिया ऐसी नहीं थी। इसी तरीके से आज जो हम हैं जहाँ पे आज का जो टाइम है, जिस टाइम पे हम हैं, आज से 10 साल बाद भी शायद दुनिया ऐसी ना हो सकता है कि मार्स पे पहुँच जाएं लोग, ठीक है, पता नहीं क्या कुछ होगा आज से 10 साल बाद, ठीक है, और फिर उससे 10 साल बाद पता नहीं क्या कुछ होगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है, वो अपना फ्यूचर देखती है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें कहाँ खड़ा होना है। अब उसमें देखते हैं हम क्या चीज़, इसके कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। ये ऑर्गेनाइजेशन भी अपना करती हैं और मैंने भी अपना किया हुआ था जब मैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन। आप अपना करें, हर जो आप में से एक स्टूडेंट है, जब वो एक प्रोफेशनल बनेगा, आप अपना एक चार्ट बनाएं आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। स्ट्रेंथ मीन्स कौन सा काम आप बेस्ट तरीके से करते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो है वो एक एग्जांपल है, जैसे अगर किसी की आवाज़ अच्छी है तो उसकी वो गाना गा सकता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। और अब वीकनेस उसकी क्या है, ये तो पर्सनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की हम बात करेंगे। जैसे स्ट्रेंथ्स है कि जो है वो एक फ़लानी कंपनी है, उसके जो है वो पंखे बड़े ज़बरदस्त होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ है, यानी बड़े ड्यूरेबल होते हैं। वीकनेसेस उनकी क्या है कि जी वहाँ पे वीकनेस उसकी क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है कि वीकनेस आप ये कह सकते हैं कि कोई भी वीकनेस, फॉर एग्जांपल उसे महंगे है, दैट इज़ अ वीकनेस। या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टर्नओवर ज़्यादा है, वहाँ पे लोग टिकते नहीं है, वहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ से किन किन जगहों को टारगेट कर सकती है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, और थ्रेट उसके लिए क्या है, कि क्या चीज़ें हैं कि अगर उसने उसको ओवरकम ना किया तो इट कैन मेक हिज लाइफ डेंजर, मतलब वो ख़त्म हो सकती है उसकी वजह से। आगे हम देखते हैं इसको फर्दर डिटेल में। एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस दे आइडेंटिफाई द पोटेंशियल। अब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव पे आते हैं। दे आइडेंटिफाई द पोटेंशियल प्रोजेक्ट, यूज़ रियलिस्टिक मेथड्स टू सिलेक्ट विच प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन। यानी पहले प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल, जिनमें पोटेंशियल हो, फिर उनमें से रियलिस्टिक मेथड्स टू सिलेक्ट विच प्रोजेक्ट के हमने अब काम किस पे करना है, प्रायोरिटाइज़ करना, इसको बोलते हैं प्रायोरिटाइज़ करना, कि पहले किससे काम शुरू करना है। आगे फॉर्मुलाइज द प्रोजेक्ट इनिशिएशन बाय इशूइंग अ प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट चार्टर बनाना, ये कि देखते हैं हम। द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द प्रोजेक्ट्स क्या होती हैं इसमें, देयर इज़ अ नीड फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की ज़रूरत हो, यानी उसकी नीड हो। एक होता है नीड, एक होता है वांट। नीड मीन्स कि उसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो रहा, ठीक है। वांट मीन्स आपकी ख्वाहिश है, जैसे मिसाल के तौर पर गाड़ी आपको चाहिए तो आपका सुजुकी से भी गुजारा हो सकता है, लेकिन आपको मर्सिडीज़ चाहिए, दैट इज़ अ वांट, ओके। अच्छा, देयर आर फंड्स अवेलेबल, उसके लिए फंडिंग अवेलेबल हो आपके पास, ठीक है, पैसा उसके लिए आपके पास अवेलेबल हो। एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विल टू मेक द प्रोजेक्ट सक्सीड, और आप में मोटिवेशन भी हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ विल, ठीक है, विल पावर जिसे आप कहते हैं। अच्छा जी, अब हम ज़रा वही स्वॉट के ऊपर दोबारा आते हैं। स्वॉट क्या है जी, स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस विच गिव इट एडवांटेजेस ओवर इट्स कंपेटिटर्स। यानी आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, जैसे आप इसमें आप जैसे कोका कोला को देख लें, कोका कोला के क्या कौन सा कंपेटिटर है मेन, पेप्सी है, पेप्सी है, गोरमे कोला, ये तो नहीं इतनी होंगी। तो स्ट्रेंथ उसकी क्या है, कोक की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और या पेप्सी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसकी वीकनेस क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस विच मेक इट डिसएडवांटेजेस रिलेटिव टू द कंपेटिटर्स, कि कौन सी वीकनेस है जिसकी वजह से उनको डिसएडवांटेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कोल्ड ड्रिंक है वो महंगी है अपने कंपेटिटर से उसकी, क्योंकि महंगी क्यों है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी कॉस्ट को कम करना चाहिए और उसकी प्राइस को अपने कंपेटिटर की इक्वल लाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी वीकनेस आ जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़, अब अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि एलिमेंट इन अ कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट अलाउ इट टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज दी प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए अपॉर्चुनिटी को यूँ में समझ सकते हैं आप कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा हो सकता है, यानी उस स्ट्रेंथ को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से उसको आप कहेंगे अपॉर्चुनिटी, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है।
अच्छा, थ्रेट, थ्रेट मींस जो आपकी ये लिंक्ड है, यानी स्ट्रेंथ्स लिंक्ड हैं अपॉर्चुनिटीज़ से और वीकनेसेस लिंक्ड हैं थ्रेट से, कि आपकी वीकनेस है उससे आपको थ्रेट क्या है, यानी आपको नुकसान पहुंच सकता है उससे, ठीक है, आपकी वीकनेस से आपको पोटेंशियल थ्रेट क्या हो सकता है। तो एलिमेंट्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट कुड एंडेंजर द इंटेग्रिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो इसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके बिजनेस की कम हो सकती है, तो दैट इज़ योर थ्रेट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स का चार्ट है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इसको क्या बोलते हैं? स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। अब इसकी फर्दर ये देखें डिस्क्रिप्शन है। स्ट्रेंथ्स, ये देखें इसमें मसल दिखा रहा है आपको, व्हाट डू यू डू वेल, ठीक है, व्हाट यूनिक रिसोर्सेज कैन यू लिवरेज, व्हाट डू थर्ड पार्टीज सी एज योर स्ट्रेंथ्स, कि थर्ड पार्टीज़ को आप में क्या चीज़ नज़र आती है कि वो आपकी स्ट्रेंथ है। फिर वीकनेसेस क्या है कि व्हाट नीड्स इंप्रूवमेंट, कि आप में क्या चीज़ है जिसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, आपकी कंपेटिटर्स आपसे क्या चीज़ बेहतर करते हैं, ठीक है, ये आपकी वीकनेस है। और व्हाट रिसोर्सेज डू यू लाइक, आप में किन रिसोर्सेज की कमी है। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, स्ट्रेंथ से बनेंगी, व्हाट मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रेजेंट, हाउ कैन यू लेवरेज योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट ट्रेंड्स कैन यू टेक एडवांटेज ऑफ, यानी आपको जिससे फ़ायदा हो सकता है। और थ्रेड्स क्या होते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो व्हाट इज़ द कंपटीशन करेंटली डूइंग, डू योर वीकनेस एक्सपोज योर बिजनेस, व्हाट थ्रेड्स कैन हर्ट योर बिजनेस, ठीक है। तो ये क्या है, स्वॉट एनालिसिस, इसको क्या बोलते हैं, स्वॉट एनालिसिस। ये हर ऑर्गेनाइजेशन अपना करती है, आप अपने पर्सनल लेवल पे इसको कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ गुड सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ, ओके। अच्छा जी, अब इसमें देखें प्रोजेक्ट चार्टर पे हम आते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर के हमने इनपुट्स डिस्कस किए, ठीक है। अब इसमें हम आउटपुट्स पे आते हैं। इसके आउटपुट क्या होगा जी, प्रोजेक्ट चार्टर इज़ द ऑफिशियल, अच्छा कुछ चीज़ें इसमें बार बार रिपीट होंगी। द प्रोजेक्ट चार्टर इज़ द ऑफिशियल रिटन एक्नॉलेजमेंट एंड रिकग्निशन दैट अ प्रोजेक्ट एग्जिस्ट, ओके। चार्टर बताता है कि भाई कोई प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है। इट टाइज द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट विद द ऑन गोइंग ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इट टाइज द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट विद द ऑन गोइंग ऑपरेशंस। देखें ऑर्गेनाइजेशन के एक होती है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि आपकी प्रोडक्शन हो रही है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। प्रोजेक्ट का मैंने आपको बताया कि ये वन टाइम एक्टिविटी है, इट्स सेपरेट फ्रॉम द प्रोडक्शन, ठीक है। तो होना यही चाहिए कि प्रोजेक्ट का स्टाफ अलहदा हो, प्रोडक्शन का स्टाफ अलहदा हो, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। मतलब हम प्रोडक्शन में थे, हम कर रहे होते थे, प्रोजेक्ट भी बना रहे होते थे। ऑर्गेनाइजेशन अपना वो पैसा बचाती है ना अलहदा से हायर करने के बजाय, एक ही बंदे से दो दो तीन तीन बंदों वाला काम लेना। तो ये भी होता है। इट्स यूजुअली इशूड बाय सीनियर मैनेजमेंट एंड गिव्स द प्रोजेक्ट मैनेजर द अथॉरिटी टू असाइन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, the charter documents the business need or demand that the project was initiated to address and the project justification, and it includes a description of the product or service of the project, okay। ये प्रोजेक्ट चार्टर होता है। अच्छा, उसमें आउटपुट्स में और क्या हो गया, प्रोजेक्ट चार्टर डॉक्यूमेंट्स द बिजनेस नीड्स, करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स नीड्स एंड द न्यू प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट दैट इट इज़ इंटेंडेड टू satisfy such as project purpose or justification, ठीक है। measurable project objectives and related success criteria, high level requirements, high level project description, high level risks, ठीक है। summary milestone schedule, summary budget, project approval requirements, assigned project manager responsibility and authority level, ठीक है। name and authority of the sponsor or the other person authorizing the project charter। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो, अच्छा इसमें जो माइलस्टोन्स हैं, माइलस्टोन क्या चीज़ होती है, जैसे हमने वीडियो में भी देखा, माइलस्टोन आप टारगेट को कह सकते हैं कि हमारे कितने 10 माइलस्टोन्स हैं, माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3, हमने कितने माइलस्टोन को अचीव कर लिया, तो इसको आप कह सकते हैं कि आपके टारगेट्स, ओके। अच्छा जी, अब ये देखें, ये एग्जांपल आ गई प्रोजेक्ट चार्टर की, हम पढ़ते हैं अभी। प्रोजेक्ट चार्टर 16 जुलाई 2007, ठीक है। प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, जस्ट इन टाइम ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, ओके। प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट क्या है, जुलाई 1 और प्रोजेक्ट की फिनिश डेट क्या है, एक्सपेक्टेड जून 30, 2001, एक साल की इसकी ड्यूरेशन है। और बजट की फिर इन्फॉर्मेशन देखें, प्रोजेक्ट आर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। बजट की इन्फॉर्मेशन होगी, द फर्म हैज़ एलोकेटेड $1 million फॉर दिस प्रोजेक्ट, अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ दिस कॉस्ट विल बी फॉर इंटरनल लेबर वेर एज द अदर हाफ विल बी आउटसोर्स्ड लेबर एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ओके। यानी हाफ इंटरनल लेबर के लिए और हाफ आउटसोर्स जो हमने किया है, बाहर से जो चीज़ें हम ले रहे हैं उसके लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है जी, क्रिस्टिन मोर, और ये उनका सेल नंबर आ गया जी, उनकी ईमेल एड्रेस आ गई। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं,
प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, आप में जो आपके लेवल पे, बच्चों के लेवल पे एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो रहा होता है, ठीक है, FYP। अब आपने अपने प्रोजेक्ट को इस तनाजुर से देखना है, यानी इस कोर्स में जो आप पढ़ रहे हैं, ये अभी जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, आपने इसके हिसाब से उसको देखना है। अभी मैं आपसे इसमें आपसे बनवाऊंगा आपके FYPs का भी गैंट चार्ट, इसका आप अपने FYPs का बनाएं, जो आप बनाते होते हैं उसमें टाइम लाइन कि जी आपने पहले वीक में ये करना है, अगले वीक में ये करना, उस वक्त तो बस ऐसे आप बना देते हैं। मतलब इसमें मैं आपसे प्रॉपर बनवाऊँगा, और यूजिंग MS प्रोजेक्ट। और एक और इसका बड़ा एक मशहूर सॉफ्टवेयर है प्राइमावेरा, ठीक है। ये 2 सॉफ्टवेयर्स हैं, MS प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा, आपको नेट से मिल जाएंगे, तो यू कैन ट्राई दैट, ओके। तो अच्छा, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डेवलप अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स जस्ट इन टाइम ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ ऑन द की पॉइंट्स इंक्लूडिंग सप्लायर मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट्स एंड वेब डेवलपमेंट। ये देखें, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रोजेक्ट के। रिड्यूस द ट्रेनिंग कॉस्ट पर एम्प्लॉय बाय 10% और 100% पर एम्प्लॉय पर ईयर, ठीक है। तो पर एम्प्लॉय पर ईयर 100% जो है $100 पर एम्प्लॉय पर ईयर, ओके। डेवलप एन अप्रोच फॉर मेजरिंग द प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स फ्रॉम दिस अप्रोच टू ट्रेनिंग ऑन एन एनुअल बेसिस, कि इस ट्रेनिंग के बाद उसकी जो प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉय की, यानी अगर एम्प्लॉई जो है वो पहले मिसाल के तौर पे अगर 5 परमिट्स करता था, तो अब कितने परमिट कर रहा है? 6 परमिट हुए हैं, उसके 7 हुए हैं, यानी कितना इम्प्रूव हो गया। अपनी जो जॉब्स हैं उसकी, जो जो उसकी जो जॉब्स हैं जो वो करता है, उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, ओके। अप्रोच कहते हैं जी टर्मिनल, ये अप्रोच आ गई, ये चार्टर हम डिस्कस करें। टर्मिनेट ऑल इंटरनल ट्रेनिंग कोर्सेज एक्सेप्ट द 6 सिग्मा ट्रेनिंग। ये 6 सिग्मा एक होता है आपका इंडस्ट्री का कोर्स है, 6 सिग्मा, ठीक है। इसमें ब्लैक बेल्ट होती है और वेरियस बेल्ट्स होती हैं, ग्रीन बेल्ट है आई थिंक, और ब्लैक बेल्ट मैंने ज़रा सुना उसकी काफ़ी वैल्यू है। एनी हाउ, ट्रेनिंग आफ्टर न्यू कोर्सेज आर डेवलप्ड, कम्युनिकेट टू ऑल एम्प्लॉयज़ द प्लान्स टू इम्प्रूव द इंटरनल ट्रेनिंग एंड लेट them know that tuition reimbursement will continue as is, work closely with the internal managers। यानी ये उसके आगे अप्रोच बता रहे हैं कि हमने करना कैसे, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे मीट करना है। जो उसने ऊपर ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, अब उसने उसको कैसे मीट करना है, ये उसकी अप्रोच उसने बताई है। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब इसमें रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर दी गई हैं। इसमें ये देखें, आपका प्रोजेक्ट जो चैम्पियन है वो VP, एक पोजीशन है प्रोजेक्ट चैम्पियन, VP ऑफ HR, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HR है, फिर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, फिर स्टीयरिंग कमेटी मेंबर है, स्टीयरिंग कमेटी मेंबर, सप्लायर मैनेजमेंट डायरेक्टर है, टीम मेंबर, सीनियर प्रोग्रामर एंड एनालिस्ट, ठीक है, टीम मेंबर। ये आगे मतलब मुख्तलिफ मेंबर्स, उनके जो रूल्स हैं वो डिफ़ाइन किए हुए हैं इसके अंदर। और कमेंट्स हैं कि ये अगर कमेंट्स आए विद हैंड रिटन और टाइप कमेंट्स फ्रॉम दी अबव स्टेक होल्डर्स इफ़ एप्लीकेबल। I am concerned about the people's reactions to totally changing most training classes. I also hate to terminate some contracts with local training firms we have used for several years. We should try to get some of them involved in this project, Lucy. यानी ये कमेंट्स हैं उनके ना, ये जो ऊपर जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो ऊपर वाले पर्सनस हैं जिनका इनमें स्टेक्स हैं, उनको उनसे कमेंट्स लिए हैं। वांट टू रिव्यू ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग दिस सप्लायर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। वी नीड टू मेक समथिंग अवेलेबल क्विकली। तो ये एक प्रोजेक्ट जो चार्टर है उसकी एक एग्जांपल आपने देख ली कि एक प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो आप अपना भी बना सकते हैं FYP का, इसी पैटर्न के अंदर है, तो कि जिसमें आपका जो है प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, आप अपने में से एक मैनेजर को बना लें। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अच्छा, the develop project management plan process includes the actions necessary to define, integrate and coordinate all the subsidiary plans into project management plans, ठीक है। It includes the actions necessary to define, integrate and coordinate all subsidiary plans, ठीक है। The develop project management plan process brings all the subsidiary plans together along with the outputs of the planning group processes into one document called the project management plan। यानी आप पूरा अपना प्लानिंग डॉक्यूमेंट जो है, ये भाई ये प्लान है, यानी पहले प्रोजेक्ट चार्टर होगा, उसके बाद जी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है कि हमने इस तरह चल रहा है, इसको मैनेज करना है। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डिफाइंस हाउ द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड, मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड एंड क्लोज्ड। ये देखें, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डिफाइन करेगा कि प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है। मतलब आपका क्या प्लान होगा, आपने ये टारगेट सेट कर लिया, चार्टर में डिफाइन कर दिया हमने ये चीज़ें करनी, फिर आगे प्लान उसका फुल डिटेल्ड जिसे कहते हैं आप कह लें, डिटेल्ड में जो आपने एक्शंस कर रहे हैं वो इसमें लिखे होंगे, एग्जीक्यूटेड, मॉनिटर्ड, कंट्रोल्ड एंड क्लोज।
एग्जीक्यूटेड मीन्स उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, मॉनिटर्ड मीन्स उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, जो मतलब उसको आप चेक करेंगे ना कि जो उसकी आउटपुट हैं क्या वो आपके जो डिज़ायर्ड हैं सेट पॉइंट्स या डिज़ायर्ड गोल्स हैं उसको मीट कर रहा है नहीं कर रहा, और अगर उसमें कोई डिविएशंस हैं तो कंट्रोल एक्शन आप लेंगे उसके ऊपर, चेंज उसमें कुछ ना कुछ आप उसमें करेंगे, कोई मैकेनिज़्म बनाएंगे कि ताकि आपकी जो डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट के करीब जाए, ठीक है। एंड फाइनली क्लोजिंग, प्रोजेक्ट को क्लोज़ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट अनक्लोज नहीं रहना चाहिए, प्रोजेक्ट क्लोज्ड होना चाहिए, यानी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट की डेफिनेशन ही यही है कि ये एक लिमिटेड एक्टिविटी है, इट्स नॉट एन ऑन गोइंग एक्टिविटी, इट्स अ वन टाइम एक्टिविटी, ओके, इट्स नॉट अ प्रोडक्शन, इट्स अ प्रोजेक्ट। So the project management plan documents the collection of outputs of the planning processes of the planning process group and includes processes you will use to perform the project, degrees of execution of each of the processes selected for the project, tools and techniques to use from each process, essential inputs and outputs from each of the processes and how they will be used to manage the project, dependencies and interactions of the project processes used to manage the project and methods for executing the work of the project to fulfill the objectives. अच्छा जी, अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट यूज टू कोऑर्डिनेट, अब जिसमें ये देखें ना कोऑर्डिनेशन भी आ गई कि आपने जितनी जो टास्क हैं जो प्लानिंग है आपके उसमें कोऑर्डिनेशन भी आपने करनी कि कौन सा काम पहले करना है। ये देखें हमने मैनेजमेंट में क्या पढ़ा था, पोल का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग विद एश्योरेंस, ओके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि भाई मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो वहाँ पे ये इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब इसमें पहले होती है प्लानिंग कि ये आप अपने गोल्स को डिसाइड कर रहे हैं, फिर आती है ऑर्गेनाइजिंग कि कौन सा पहले करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है ना कि भाई मैंने पहले ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, उल्टा तो नहीं करना ना अपने काम, अपने एक तरतीब से काम करना है, ठीक है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। फिर पोल का, फिर लीडिंग, फिर आपने मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप उस ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकें, उनको इन्फ्लुएंस करना है आपने, ठीक है। अब लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है भी हम बाद में आगे जाके देखेंगे। और पोल का फिर कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट फंक्शन होना चाहिए कि अगर आपके डिज़ायर टारगेट्स मीट नहीं हो रही तो फिर आपको करेक्टिव एक्शन लेने हैं, ठीक है। और फिर फाइनली इज़ एश्योरेंस, यू हैव टू मेक श्योर ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग इन अ प्रॉपर वे, ओके। Plans created in the other knowledge areas are subsidiary parts of the overall project management, okay। अच्छा जी, डेवलप द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, अब इसके इनपुट्स क्या होंगी, प्रोजेक्ट चार्टर जो इससे पहले आपने बनाया था प्रोजेक्ट चार्टर, अब वो इसकी इनपुट है, ठीक है। आउटपुट्स फ्रॉम प्लानिंग प्रोसेसेस, ठीक है, जो प्लानिंग प्रोसेस आपने इससे पहले किया होगा उसकी जो आउटपुट होगी वो भी इसकी इनपुट है। फिर एंटरप्राइज के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो इसकी इनपुट हो सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल के प्रोसेस एसेट्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये उसमें आ सकता है। तो उसमें टूल्स एंड टेक्निक्स में क्या आता है, एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट क्या होती है कि जो आपने एक्सपर्ट्स जो आपने हायर किए हैं या आप कर सकते हैं कंसल्टेंट्स वगैरह, उनकी जो राय इसमें क्या है, तो एक्सपर्ट जजमेंट इज़ यूटिलाइज्ड टू टेलर द प्रोसेस टू मीट द प्रोजेक्ट नीड्स, ठीक है। डेवलप द टेक्निकल एंड मैनेजमेंट डिटेल्स टू बी इंक्लूड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अच्छा जी, एक्सपर्ट जजमेंट इज यूटिलाइज टू टेलर द प्रोसेस टू मीट द प्रोजेक्ट नीड्स, डेवलप द टेक्निकल एंड मैनेजमेंट डिटेल्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, determine the resources and skill levels needed to perform the project work, define the level of configuration management to apply on the project, determine which projects will be subject to formal change control processes। तो ये एक्सपर्ट जजमेंट में आपकी आ जाएंगी चीज़ें। अच्छा जी, अब इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में क्या होती हैं जी, जो उसकी आउटपुट्स क्या होती हैं, ठीक है। आउटपुट्स में आपकी क्या आ जाएगी, अदर एलिमेंट टॉपिक्स इसमें क्या है कि वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम कि काम कैसे ऑथराइज़ किया जाता है आपको, बेस लाइन उसकी क्या है आपके प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लान अप्रूवल, ठीक है, और किक ऑफ मीटिंग, ठीक है, किक ऑफ मीटिंग ये भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर आगे। अच्छा, अब ये देखें इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं इसको, क्या किसको कह रहा है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ये देखें, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान वर्जन 1.0, ओके, सितंबर 17 2007। प्रोजेक्ट का नाम आ गया इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कि जैसे ग्लोबल कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज़ 1000 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ इन 10 डिफरेंट कंट्रीज एंड 15 US स्टेट्स। The company spends an average $1000 per employee for training,
Okay, global construction can reduce the training costs and improve productivity. The main goal of this project is to develop a new training program that provides just-in-time training to the employees on the key topics. जस्ट इन टाइम ट्रेनिंग यानी जब जिसको जिस एम्प्लॉय को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसी वक्त फ़ौरन उसकी ट्रेनिंग ले ले, ठीक है। इंक्लूडिंग सप्लायर मैनेजमेंट है, नेगोशिएशन स्किल्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। फिर इसकी प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज़ करना, कौन सा स्टेप पहले करना है, ठीक है। तो ये उसमें इसने चार्ट इसका बना के शो किया। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है, स्टीयरिंग कमेटी है, चैम्पियन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टीम लीड्स है, और सप्लायर प्रोजेक्ट, ठीक है, मैनेजर्स। इसमें ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट उसने बता दिया कि ये हमारी हायरार्की इस तरह की होगी। फिर मैनेजमेंट एंड टेक्निकल प्रोसेसेस, इसमें मैनेजमेंट प्रोसेसेस क्या होंगे कि मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस, ठीक है, इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं। हाँ, मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस, द प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी विल मीट एट लीस्ट मंथली टू प्रोवाइड इनपुट्स एंड रिव्यू द प्रोग्रेस, ठीक है। मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस क्या होगा, यानी उसको रिव्यू करना, जो हम पहले अभी डिस्कस किया था हमने। फिर उसके बाद प्रोग्रेस मेजरमेंट प्रोसेस, द प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी विल रिव्यू द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग्स एंड दे कैन आल्सो रिव्यू द इंफॉर्मेशन एज नीडेड बाय द व्यूइंग रिपोर्ट्स। अच्छा जी, और इसमें हम देखते हैं मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम अर्न वैल्यू डेटा विल बी प्रोवाइडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। चेंज अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है, चेंज अप्रूवल प्रोसेस, अगर कोई चेंज करना है तो उस कोई चीज़ से आपने चेंज करनी है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, उसके अप्रूवल का क्या प्रोसेस होगा कि पहले किसकी अप्रूवल होगी, ठीक है, जस्टिफिकेशन पहले आप बनाएंगे, फिर फलानी की अप्रूवल, ठीक है, पूरा प्रोसेस है उसका। ठीक है, सप्लायर मैनेजमेंट प्रोसेस के जो सप्लाई आपको करता है इक्विपमेंट, जो इस प्रोजेक्ट में सप्लायर होगा आपका, उसको कैसे आपने मैनेज करना है। फिर उसके बाद टेक्निकल प्रोसेस में क्या आता है, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, फिर सप्लायर की वैल्यूएशन है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट है, और वर्क टू बी परफॉर्म्ड, इसमें समरी बताया कि क्या क्या होगा जी। रिसर्च डेवलपर परचेज एंड इम्प्लीमेंट न्यू जस्ट इन टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आपका जो है शेड्यूल इंफॉर्मेशन, बजट इंफॉर्मेशन, और रेफरेंसेस टू दी अदर प्रोजेक्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, जो दूसरे जो उसके रेफरेंसेस, ठीक है, जैसे ऑल करंट प्रोजेक्ट प्लान्स क्रिएटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट आर प्रोवाइडेड अपेंडिक्स ए, ठीक है। इनिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ओपिनियंस आर अवेलेबल ऑन द प्रोजेक्ट वेबसाइट। ओके, अच्छा जी। अच्छा, अभी इस वीक के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।